एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूँ मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो इजराइल ईरान युद्ध की तरफ से आ रहा है, क्योंकि अब ये जो युद्ध है वो इजराइल ईरान युद्ध हो गया है, न कि इजराइल हमास या इजराइल हिजबुल्लाह। ये सब तो एक प्रॉक्सी वॉर था। अब ये जो लड़ाई है वो ईरान और इजराइल के बीच में हो गई है। इसी बीच ईरान के पूर्व प्रेसिडेंट की तरफ से जो महमूद अहमदीन जैद जिनका नाम है, जो कि पूर्व प्रेसिडेंट वहां के रह चुके हैं, उनका एक बहुत बड़ा बयान निकलकर सामने आया, जो कि 1-2 दिन पहले निकलकर आया था। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने सुना हो, पर जिन्होंने नहीं सुना उनको ये सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि उनका कहना था कि ईरान की सीक्रेट सर्विस का जो हेड था वो एक इजरायली स्पाई था। अब आप बात समझिए, ईरान की तरफ से एक संगठन बनाया गया था जो कि एंटी मोसाद ऑपरेशन में शामिल रहता था, या आप कह सकते हैं कि एंटी मोसाद यूनिट बनाई गई थी, इसमें कि 20 एजेंट थे। और ये कहा जा रहा है कि इन 20 एजेंट्स में मैक्सिमम इजरायली स्पाई थे। साथ ही साथ इन 20 एजेंट और इस जो इंटेलिजेंस टीम या इंटेलिजेंस यूनिट थी, इसको हेड करने वाला एक इजरायली स्पाई था, इजरायली जासूस था। ये उनके पूर्व प्रेसिडेंट की तरफ से कहा जा रहा है, किसी छोटे मोटे व्यक्ति की तरफ से नहीं कहा जा रहा है, प्रेसिडेंट की तरफ से कहा जा रहा है। CNN टर्क को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, तो कोई फॉल्स क्लेम इसमें नहीं होने वाला है। उसका ये कहना था कि ये जो एंटी मोसाद टीम बनाई गई थी, यूनिट बनाई गई थी, ये इजराइल के खिलाफ होने वाले जितने भी ऑपरेशन थे उसमें शामिल होते थे, वही प्लानिंग करते थे और वही इसको एग्जीक्यूट करते थे। पर इसमें जब इसका हेड ही इजरायली हो, इजरायली जासूस हो, तो फिर इस यूनिट का क्या फायदा होता। जितने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम थे, जो भी ऑपरेशन प्रोग्राम किए जाते थे, या जो भी उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको मारने की बात हो, ये सारी चीजें इजराइल की तरफ से तभी की जा सकी क्योंकि इस जो यूनिट का हेड था वो इजरायली स्पाई था। कहा जाता है कि 2001 के समय में वो आसानी से इजराइल चला गया, और उसका पता जब वो इजराइल गया तब पता चला कि भाई ये तो एक इजरायली एजेंट था और इसको ये पकड़ नहीं पाए हैं, और आसानी से वो इजराइल में रह रहा है। आप इजराइल की तैयारी देखिए, उनके इंटेलिजेंस का कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, स्पाई नहीं, उनका एक ऐसा इंटेलिजेंस यूनिट का जो कि उनके देश के खिलाफ बनाई गई, और उसके हेड को ही वो अपना जासूस बनाकर दे देते। तो सोचिए किस लेवल की तैयारी इजराइल की तरफ से की जाती है। ईरान क्या, दुनिया का दूसरा देश भी कोई होगा तो उनके सामने घुटने ही टेकेगा। अब हम लोग जो युद्ध में हो रहा है उसकी खबरें अब जान लेते हैं। इजराइल की तरफ से लेबनान में बहुत भयंकर अटैक किया गया है। बेरूट के अंदर ये अटैक हुआ है, एक अपार्टमेंट पे ये अटैक किया गया था, और इस अपार्टमेंट में ये अटैक इसलिए किया गया कि माना जा रहा है कि ये जो हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर है और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है, यहीं से वो इंटेलिजेंस जुटाते हैं, इसीलिए इस पर अटैक किया गया। कहा जा रहा है कि 9 लोगों की मृत्यु हुई है। अब ये 9 लोग आतंकवादी थे या सामान्य जनता थी, ये क्लियर नहीं हुआ है। और ऐसे देश जहाँ पर आतंकवादी रह रहे हैं, ये क्लियर हो भी नहीं सकता है, यहाँ पर इनको नॉर्मल जनता की तरह ही कंसीडर किया जाएगा। अभी तक लेबनान की आर्मी की तरफ से कोई भी रिटेलिएशन नहीं किया गया था, पर जब बेरूट के अंदर अटैक हो रहा है, राजधानी के अंदर अटैक हो रहा है, तब कहीं ना कहीं रिटेलिएशन तो करना पड़ता। तो लेबनीज आर्मी की तरफ से इजरायलियों पर फायर भी किया गया है, और हो सकता है कि इस जो फायरिंग है या ये जो रिटेलिएशन है, इसमें एक आध लोगों की जान भी गई हो। कुछ और चीज़ें निकल कर आई हैं। इजरायली मिलिट्री की तरफ से कहा गया है कि गाजा स्ट्रिप में हमास गवर्नमेंट का जो हेड था उसको मार दिया गया है। इसके अलावा बेरूट का ये कहना है, लेबनान का ये कहना है कि 7 वहाँ पे हेल्थ कर्मियों की मृत्यु हो गई है इजरायली अटैक में। साथ ही साथ यूएन की तरफ से ये कहा गया कि 20 से ज़्यादा लोग, 20 से ज़्यादा हेल्थ केयर लेबनान के अंदर मारे गए हैं इस इजरायली अटैक में। इसके अलावा सैटेलाइट इमेजेस ये बता रही हैं कि जो ईरान का कहना था कि इजरायली एयरबेस में उन्होंने अटैक किया, जहां पर F-35 रखे गए थे, तो वहां पर सैटेलाइट इमेजेस ये बता रही हैं कि कोई ना कोई डैमेज हुआ है, वहां पर डैमेज दिख रहा है। इसके अलावा जितने भी लेबनान में फॉरेनर्स हैं वो अपने अपने देश को भाग रहे हैं। इसमें यूके भी शामिल है, जिसने अपने चार्टर प्लेट की व्यवस्था की हुई है। बाइडेन ने यह कहा था कि थर्सडे को कोई भी अटैक इजराइल की तरफ से नहीं किया जाएगा, पर कर दिया गया। एमिरेट्स एयरलाइंस की तरफ से ईरान, जॉर्डन, इराक के ऊपर में जितनी भी फ्लाइट जानी थी वो सब रोक दी गई है। लेबनान में अभी तक 1974 लोगों की मृत्यु हो चुकी है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये जो इजरायली अटैक हुआ था हमास पर या लेबनान पर, जो ये अटैक स्टार्ट हुआ है, उसके बाद 1974 लोगों की मृत्यु हो चुकी है लेबनान के अंदर केवल। तो आपका क्या कहना है, आप इजराइल के साथ हैं या किसी और देश के साथ हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको इस युद्ध की कुछ और जानकारी हो,
ऐसी जानकारी जो अभी तक इस न्यूज में या कहीं क्लियर नहीं हुई है या कहीं निकल कर नहीं आई है, विदेशी न्यूज चैनल में ये चल रहा है, तो उसको भी बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। अब बात कर लेते हैं कुछ भारतीय डिफेंस न्यूज की। तो इंडियन आर्मी की तरफ से निर्भय मिसाइल जो हमारी है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल, जो कि 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है, जिसको कि इंडिजिनस HTFE इंजन से ट्रायल किया जा रहा था, अब वो यूजर ट्रायल में जा चुका है। भारतीय आर्मी की तरफ से इसको ट्राई किया जाएगा। इसके ट्रायल होते ही इसके इंडक्शन का रास्ता साफ हो जाएगा, भारत को एक सबसोनिक मिसाइल मिल पाएगी। अभी तक हम लोग हर जगह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि महंगी होती है और इसकी मारक क्षमता कम होती है। सबसोनिक क्रूज मिसाइल इस्तेमाल करने से सस्ती हो जाएगी, ज्यादा दूर तक मारक क्षमता हमें प्राप्त हो पाएगी। तो जहां पर सुई की आवश्यकता होती है वहां पर संबल का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, इसीलिए अलग अलग प्रकार की मिसाइलें डेवलप की जाती हैं। बात कर लेते हैं जर्मनी की कंपनी टाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम की, जो कि अपना एक आर्बिट्रेशन में केस हार गए हैं। और ये केस क्या था? असल में सोन वोंग इल क्लास की एक साउथ कोरियन नेवी की सबमरीन थी, जो कि कुछ 2000 के समय में, यानी कि 2000 के समय में बनाई जा रही थी। उस समय जर्मनी ने उनको प्रपल्जन सिस्टम दिया था, और जब इस सबमरीन में इसको लगाकर देखा गया तो उनके प्रपल्जन सिस्टम में आवाज आ रही थी। आवाज की वजह से जो सबमरीन की कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है, इसीलिए आवाज इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। साउथ कोरिया ने ये चीज जर्मनी के सामने रखी, तो जर्मनी ने कहा कि भाई साउथ कोरिया की नेवी या साउथ कोरिया के जो ये असेंबली करने वाले थे, जो कि हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज था, उसकी गलती होगी, उन्होंने गलत इसमें असेंबली कर दी होगी या इसको सही से चलाया नहीं होगा, इसीलिए वो आर्बिट्रेशन में चले गए। आर्बिट्रेशन में गए तो हर्जाना उनको अब देना पड़ा है, और ये मान्य हो गया है कि भाई उनके ही प्रोडक्ट में गड़बड़ी थी, और उनको कहा गया है कि 13.68 बिलियन वोन का रिपेयर कॉस्ट दे। ये जो पूरा प्रोजेक्ट था वो कुछ 10 ट्रिलियन वोन का था, और उसमें से जितना मैंने आपको बताया 13.68 बिलियन वोन अब रिपेयर कॉस्ट के तौर पे टाइसन ग्रुप के द्वारा साउथ कोरियन कंपनी को या साउथ कोरिया को दिए जाएंगे। इस तरह के फॉल्टी कंपोनेंट भारत में भी आ सकते हैं, क्योंकि भारत जर्मनी की तरफ जा रहा है, टाइसन ग्रुप की तरफ जा रहा है अपने प्रोजेक्ट 75I के टेंडर के लिए। तो भारत को भी आंख नाक कान खोले रखने चाहिए। भारत के अंदर ही MRO फैसिलिटी बनाओ, इसके रिपेयर की फैसिलिटी बनाओ, साथ ही साथ ये जो सबमरीन है वो भारत के अंदर तो बनेंगी, असेंबली इनकी भारत के अंदर ही होगी, और भी चीजें क्रिटिकल कंपोनेंट हमें भारत के अंदर डेवलप कर लेने चाहिए, या उसकी व्यवस्था पहले से करके रखना चाहिए, ताकि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो आर्बिट्रेशन में तो पैसे मिलेंगे पर समय तो खर्च हो ही जाएगा। तो इसके लिए पहले से व्यवस्था हमें करके रखनी चाहिए। बात कर लेते हैं अर्मेनिया की। अर्मेनिया की तरफ से हमारे ATAGS को खरीदा गया था, कल्याणी ग्रुप के द्वारा इसका मैन्युफैक्चरिंग की गई थी, 2023 में इसकी डिलीवरी की गई थी या उसकी सप्लाई करी गई थी। अब अर्मेनिया की तरफ से अर्मेनिया की आर्मी के द्वारा इसको चलाकर देख लिया गया है, और जो 6 ATAGS का इनिशियल बैच था उसको अर्मेनियन लैंग्वेज में प्रोग्राम किया गया था, ताकि वो अपना ट्रेजेक्ट्री का जो कंप्यूटेशन है वो आसानी से कर सकें, और ट्रेजेक्ट्री देख लें भाई कितनी दूरी तक हमारा सेल जाएगा, किस एंगल पे इसको फायर करना है। तो ये सारी चीज़ें उनको अपने अर्मेनियन लैंग्वेज में चाहिए थी, वो चीज़ कॉन्फ़िगर करके उनको देख लिया गया था। भारत के अंदर ट्रायल किया ही गया था, पर उनके प्रोडक्ट में कितना दम है इसका ट्रायल वो अभी तक नहीं करे हुए थे। अब इसको कर लिया गया, अपने पहले बैच की उन्होंने ट्राई कर ली और काफ़ी संतुष्ट है। आगे हम जानते हैं कि उन्होंने 84 की संख्या में और ATAGS खरीदा है, जो कि धीरे धीरे भारत की तरफ से उन तक पहुंचाया जा रहा है, अर्मेनिया तक पहुंचाया जा रहा है। आपको इस खबर पे क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको बड़ा था जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जो लाइएगा, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।